Hello everyone, myself Kaushal Saran. Hope you are doing well. Today in this session we are going to discuss about molecular spectroscopy and lasers. So these are the topics which we are going to cover in this video. Let's begin with the first one, rotational spectroscopy. Rotational, first topic is रोटेशनल और इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड होती है वो माइक्रोवेव रीजन में होती है। और हमारे सिलेबस में मोस्टली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए इसकी स्टडी की जाती है, बिकॉज इट्स द सिंपलेस्ट केस। सो एक कॉन्सेप्ट आता है माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स। माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो इस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दोज who have permanent dipole moment. For example, HCl, H2O, HF. These types of molecules are microwave active because इनके पास permanent dipole moment होता है। अब इस रोटेशनल और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ क्या है? यूज और एप्लीकेशन। इसकी थ्योरी में हम देखें कि इसके फॉर्मूला से हम बॉन्ड लेंथ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैन बी calculated but only for polar molecules, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स के पास ही परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। इसकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? इट हैज़ 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में एनर्जी होती है। अब इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी तो हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो रोटेशन का सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रिजिड रोटेटर का। रिजिड रोटेटर में ये कोई दो मॉलिक्यूल्स है ऑफ मास m1 and m2 and having distance between them equals to d. They are revolving around an axis with angular frequency omega. In that case, their rotational Hamiltonian is j square divided by 2i, where I is the moment of inertia, which is mu d square. Mu यहाँ पे है reduced mass, जिसकी वैल्यू होती है 1/μ इक्वल्स टू 1/m1 प्लस 1/m2, विच इज़ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और जे स्क्वेयर की वैल्यू होती है जे प्लस 1 h बार स्क्वेयर। तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी जे प्लस 1 h बार स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 म्यू डी स्क्वेयर। एनर्जी होती है hc ओवर लेमडा इज इक्वल टू जे प्लस 1 h बार स्क्वेयर डिवाइड बाई 2i। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी लेवल्स वगैरह आएंगे, ट्रांजिशंस आएगी, वो हम 1/λ के टर्म्स में शो करेंगे, जिसको हम वेव नंबर बोलते हैं। वेव नंबर। सो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बोर
new bar will be h over 8 pi square IC j plus 1, क्योंकि h बार रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट है जो h over 2 पाई होता है। यहाँ से जो ये टर्म आई है इसको रोटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, रोटेशनल कांस्टेंट which is b, that is h over 8 pi square IC. This we have to remember as it is used in numericals. So यहाँ से एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आ गए। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, न्यू बार इज इक्वल टू बी जे प्लस 1। जे की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे वेरी करती है। और सिलेक्शन रूल क्या होते हैं ट्रांजिशन के लिए? सिलेक्शन रूल इट इज डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बार एट जे प्लस 1 माइनस न्यू बार एट जे। कैलकुलेटिंग दिस विल गिव 2b जे प्लस 1। These are the wave numbers observed. So J की वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3 अगर रखें तो वेव नंबर ऑब्जर्व्ड क्या क्या आएंगे? 2b, 4b, 6b एंड सो ऑन। अब हम इनके कंसेक्यूटिव वेव नंबर्स के बीच में अगर डिफरेंस ऑब्जर्व करें तो 2b का डिफरेंस है। सो कंक्लूजन इज डिफरेंस बिटवीन consecutive wave number is 2b। अब एक कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ये एक स्टैटिस्टिकल का कॉन्सेप्ट होता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू डीजनरेसी इनटू e⁻ माइनस एनर्जी ऑफ दैट स्टेट डिवाइड बाई kT एंड डिवाइड बाई पार्टीशन फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट लेवल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका यूज़ करके हमें ये पता चल गया कि जो पॉपुलेशन होगी जेथ लेवल की वो डीजनरेसी इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एनर्जी ऑफ जेथ लेवल डिवाइड बाई KBT। KB यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जो डीजनरेसी है जेथ लेवल की GJ, दैट इज 2J प्लस 1। और एनर्जी ऑफ जेथ लेवल BHC J plus 1. So putting these values, population of jth level will be any constant 2J plus 1 exponential minus BHC J plus 1 divided by KBT. If we plot this, we will get a curve like, क्योंकि स्टार्टिंग में J स्मॉल होगा तो ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी, तो स्टार्टिंग में लीनियर टाइप का बिहेवियर आएगा और फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियली बिहेवियर डोमिनेट करेगा फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ J। अब ये जो वैल्यू है J max, it represents the most populated level. And how can we calculate this? We can calculate this via derivating this above expression of Nj with respect to J and putting it equals to 0.
ये हमें जे मैक्स की वैल्यू दे देगा अंडर द रूट KBT डिवाइड बाई 2BHC माइनस हाफ। दिस इज़ दी जे वैल्यू फॉर मैक्सिमम पॉपुलेटेड लेवल। अब हमने क्या कंसिडर करा है, हमने जो ये थ्योरी जनरेट करी है फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हमने रिजिड रोटेटर का कॉन्सेप्ट किया है। रिजिड रोटेटर का मतलब होता है कि ये डी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी कि ये रिजिडली कनेक्टेड होते हैं। लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो परफेक्टली रिजिड नहीं होता। तो आइडियल केस तो रिजिड रोटेटर का हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल केस में नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो इनके लिए न्यू बार की वैल्यू होगी BJ+1 माइनस DJ² J+1²। दिस टर्म्स रिप्रेजेंट सेंट्रीफ्यूगल distortion coefficient, and again if we calculate the wave number for any transition nu bar J+1 minus nu bar at J, we will get 2B J+1 minus 4D J+1 cube. So this was all about rotational spectroscopy. Now we will come to vibrational spectroscopy. इसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती है वो इंफ्रारेड रीजन्स में होती है। इसकी एनर्जी की रेंज होती है 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रोटेशनल की रेंज होती है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके द्वारा शो की जाती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी? ये इट इज़ शोन बाय दोज मॉलिक्यूल्स which either have permanent dipole moment or they can generate it while vibrating। यानी कि या तो उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, जैसे कि HF हो गया, HCl हो गया, H2 हो गया, एज वी डिस्कस्ड अबव, या फिर वो वाइब्रेट करेंगे तब उनके बीच डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाना चाहिए, जैसे कि CO2 होता है। ऑक्सीजन, इसमें इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव। अब अगर ये एसिमेट्रिकली वाइब्रेट करेंगे, अगर ऑक्सीजन इसके पास आएगा और ये वाला ऑक्सीजन भी इससे दूर जाएगा, तो इसका डिस्टेंस घटेगा लेकिन इसका बढ़ेगा, तो इसके ऊपर एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स भी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं। अब ये वाइब्रेशन से रिलेटेड है, तो वाइब्रेशन के लिए हम थ्योरी जनरेट करने के लिए हार्मोनिक वाइब्रेशन या हार्मोनिक ऑसिलेशन कंसीडर कर सकते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी E न्यू = h बार ओमेगा न्यू प्लस हाफ। यहाँ पे एनर्जी हम ऐसे पढ़ते हैं h बार ओमेगा n प्लस हाफ, लेकिन यहाँ पे n की जगह न्यू का यूज़ किया जाता है, और न्यू की वैल्यू हमें पता है 0, 1, 2, 3 ऐसे वेरी करती है। h बार ओमेगा
h bar is equal to h over 2 pi and omega is equal to 2 pi f. सो यहाँ से h बार ओमेगा की वैल्यू आ गई h इंटू एफ, और ई न्यू इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा एच एफ इंटू न्यू प्लस हाफ। अब हमने डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में 1/λ की टर्म्स में या वेव नंबर की टर्म्स में ही एनर्जी लेवल को डिफाइन किया जाता है। सो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू एफ बाई सी न्यू प्लस हाफ। न्यू बार इज इक्वल टू ओमेगा ई न्यू प्लस हाफ। ये जो ओमेगा ई है, ओमेगा ई इज इक्वल टू एफ बाई सी, इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हालांकि इसकी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन नहीं है, बट इसका नाम है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे सिलेक्शन रूल आता है। ये तो आ गया एनर्जी लेवल्स। सिलेक्शन रूल आता है डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये एनर्जी लेवल्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा ई बाई हाफ हो गया। न्यू इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो 3 ओमेगा ई डिवाइड बाई 2 हो गया, फिर 5 ओमेगा ई बाई 2 हो गया। दीज आर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। सो हम ये देख सकते हैं कि ईच लेवल्स आर इक्वी डिस्टेंस, इनके बीच में ओमेगा ई का ही डिफरेंस है हर एक के बीच में। तो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएगी वो भी इक्वी डिस्टेंस होगी, या फिर हर एक की जो फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर आएगा इसका वो सेम ही होगा, क्योंकि ये अगर न्यू इज इक्वल टू 0 है, ये न्यू इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, तो ये बस इन्हीं अपने करस्पॉन्डिंग लेवल्स में ही ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, और करस्पॉन्डिंग में करेंगे तो इनकी स्पेसिंग सेम है तो एक ही वेवलेंथ आती है। लेकिन हमें पता है कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कोई भी वाइब्रेशन है वो सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसमें थोड़ी बहुत एनहार्मोनिसिटी होती ही है। सो नाउ वी विल कंसीडर दैट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डायटोमिक molecules as enharmonic oscillator. सो इसमें न्यू बार जो एनर्जी लेवल्स होता है उसकी वैल्यू होती है ओमेगा ई काई ई न्यू प्लस हाफ स्क्वायर। ये काई ई को एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। और अब जो सिलेक्शन रूल होता है, इस एनहार्मोनिसिटी के इंट्रोड्यूस होने की वजह से अब ये एटम या मॉलिक्यूल है वो कोई भी लेवल में ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। तो हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन जब हम ले रहे थे तब तो इस टाइप का पोटेंशियल बनता है। दिस इज फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन जब हम एनहार्मोनिसिटी को कंसीडर करते हैं, देन वी विल गेट ए कर्व दिस टाइप। इस टाइप से इसमें जैसे जैसे न्यू की वैल्यू हायर होती जाती है, इसमें जो लेवल्स थे वो इक्वी डिस्टेंस थे जैसा कि हमने देखा था, लेकिन इसमें क्लोजली होते जाते हैं जैसे जैसे न्यू की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यहाँ तक तो बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके बाद एक कंटिन्यूम आ जाता है। कंटिन्यूम का मतलब हुआ कि उसके बाद बाउंड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। तो
ये जो एनर्जी होती है इसको डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। दिस इज एनर्जी इन दिस एक्सिस, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी, because after that we got continuum, which means फ्री स्टेट और पार्टिकल। जो पार्टिकल या उनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है। तो डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, उस केस में डेल्टा न्यू बार की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर हम डिसोसिएशन एनर्जी वेव नंबर की टर्म में निकालें, डिसोसिएशन एनर्जी in this case delta nu bar is equal to nu bar at nu plus 1 minus nu bar at nu will be 0। और हमारे पास न्यू बार का एक्सप्रेशन है ओमेगा ई न्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई काई ई न्यू प्लस हाफ स्क्वायर। इसमें इन फर्स्ट न्यू प्लस 1 और न्यू रख के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो न्यू मैक्सिमम की वैल्यू आएगी हमारे पास, दिस विल बी 2 काई ई माइनस 1। ये क्या है, दिस इज हाईएस्ट वेव नंबर, आफ्टर दैट bond will break, or we can say that this is the wave number for dissociation energy। अब जो डिफरेंट ट्रांजिशंस होती है उनका नाम होता है विच वी हैव टू रिमेंबर। सो डिफरेंट ट्रांजिशंस, जब न्यू इज इक्वल टू 0 से न्यू इज इक्वल टू 1 में होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड। न्यू इज इक्वल टू 0 टू न्यू इज इक्वल टू 2 होता है तो फर्स्ट ओवरटोन। न्यू इज इक्वल टू 0 टू न्यू इज इक्वल टू 3, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ओवरटोन एंड सो ऑन। उसके बाद एट वेरी हाई टेम्परेचर ट्रांजिशन होती है न्यू इज इक्वल टू 1 टू न्यू इज इक्वल टू 2, इट इज कॉल्ड hot band। So this hot band occurs only at very high temperature। जो हमने एनहार्मोनिसिटी इंट्रोड्यूस की थी, इसमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको तो हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के पोटेंशियल एनर्जी जो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मोर्स पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिया गया था, जो होता है v इक्वल्स टू वी नोट 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर नोट ए होल स्क्वायर। सो अब हमने एक चीज़ देखी थी कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की रेंज होती है 10 टू पावर माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1, रोटेशनल की होती है 10 टू पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये न्यू इज इक्वल टू 0 है, ये न्यू इज इक्वल टू 1 है, ये वाइब्रेशनल लेवल आ गए। अब हर एक वाइब्रेशनल लेवल के अंदर बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होंगे। These are j is equal to 0, j is equal to 1, j is equal to 2। तो इसके लिए
वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम डिफाइन किया जाता है। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। So this is nu is equal to 0, this is nu is equal to 1. These are vibrational levels. अब हर वाइब्रेशनल लेवल के अंदर रोटेशनल लेवल्स होंगे। J is equal to 0, J is equal to 1, J is equal to 2, J is equal to 3 and so on. इसी टाइप से ऊपर वाले लेवल में भी होंगे। तो जब डेल्टा न्यू इज इक्वल टू +-1 में कोई ट्रांजिशन होगी तो रोटेशनल लेवल में उसकी काफ़ी सारी ट्रांजिशंस होगी। तो जब 0 से J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1 में जाएगा या 1 से 2 में जाएगा, क्योंकि डेल्टा J का सिलेक्शन रूल भी +-1 होता है, या 2 से 3 में जाएगा और 1 से 2 में, 0 से 1 में। इनको बोलते हैं आर लाइंस और स्टोक्स लाइंस। ये R0 हो गई क्योंकि 0 से 1 में जा रही है, ये 1 से 2 में जा रही है तो R1, ये 2 से 3 में जा रही है तो R2। इसी प्रकार से जब मतलब हायर से लोअर में जाएंगे उनको पुअर लाइंस और एंटी स्टोक्स लाइंस बोलते हैं। यानी कि ये J इज इक्वल टू 1 से 0 में या 2 से 1 में, 2 से 1 में जाएगी तो ये P2 हो गया, 1 से 0 में जाएगी तो ये P1 हो गया। इनको एंटी स्टोक्स लाइंस बोलते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी which is our next topic, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट के सिमिलर कॉन्सेप्ट है। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि कोई एक हाई एनर्जी का फोटोन आता है, वो जो इलेक्ट्रॉन होता है जो रिलेटिवली रेस्ट में होता है उससे स्कैटर हो जाता है, तो उसके बेसिस पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है उसमें चेंज आता है। यही कॉन्सेप्ट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है कि कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स की गैस होती है, उसमें फोटोन या लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो वो स्कैटर होती है, उसके हिसाब से उसकी वेवलेंथ में चेंज होता है, जिससे हमें स्टोक्स, एंटी स्टोक्स और रेले स्कैटरिंग ऑब्जर्व होती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट से ज़्यादा यूज़फुल है और इसके लिए रमन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इसमें कौन कौन सी लाइंस ऑब्जर्व होती है? स्टोक्स लाइंस, एंटी स्टोक्स लाइंस एंड रेले स्कैटरिंग। स्टोक्स लाइन में क्या होता है? इंसिडेंट फोटोन एक्साइट्स द मॉलिक्यूल एंड लूजेस इट्स एनर्जी। यानी कि इंसिडेंट फोटोन आया, अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स को दे दी, जिससे मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया और फोटोन की एनर्जी लूज़ हो गई। एंटी स्टोक्स में क्या होगा? स्कैटर्ड फोटोन हैज़ हायर एनर्जी, यानी कि इसने मॉलिक्यूल से एनर्जी ले ली और ये इसकी एनर्जी बढ़ गई। रिले स्कैटरिंग में क्या होता है? नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो इसको बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कि इंसिडेंट फोटोन्स डू नॉट स्कैटर्स। इसमें हमें पता है कि हमेशा ही स्टोक्स वाला जो
इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है कि कोई फोटोन आएगा तो वो स्कैटर होकर एनर्जी लूज़ करे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइन इज़ ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन। अब हम देखेंगे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले देखा था कि जो सिलेक्शन रूल था वो डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 था, लेकिन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल होता है, सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डेल्टा जे इज इक्वल टू आइदर 0 और +-2। हमने रिजिड रोटेटर के कॉन्सेप्ट में देखा था कि बी जे जे +1 दीज आर द एनर्जी लेवल्स। सो इफ़ वी कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर डिफरेंट ट्रांजिशन then delta nu bar will be nu bar at j+2 minus nu bar at j, क्योंकि सिलेक्शन रूल j इज इक्वल टू +-2 से रिलेट हो रहा है। सो डेल्टा न्यू बार वी विल गेट b j+2 इंटू j+3 माइनस b j j+1। सॉल्विंग दिस विल गिव 4b इंटू j+3/2। सो जे की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे ही वेरी करती है। सो अगर हम देखें इस एक्सिस पे हम वेव नंबर को प्लॉट करें तो डेल्टा न्यू बार दिस विल बी दी रेले लाइन, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ, वही फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर वापस आ गया। अब जे इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इट विल गिव 6b। सो इस डायरेक्शन में वेव नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज किस केस में होता है, एंटी स्टोक्स में। तो इस साइड जो लाइन आती है, क्योंकि एंटी स्टोक्स में एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी hc/λ होती है, यानी कि 1/λ के प्रोपोर्शनल और वेव नंबर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इधर वेव नंबर बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि इस साइड जो लाइन आएगी वो एंटी स्टोक्स लाइन होगी और इस साइड होगी वो स्टोक्स लाइन होगी। पहली लाइन 6b पे आ रही है फॉर्मूला से, जब j इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं। दिस इज एट 6b। नेक्स्ट लाइन इज एट 10b, यानी कि फर्दर इनमें जो गैप होता है वो 4b का आता है। और इस साइड भी सिमिलरली जो स्टोक्स लाइन आएगी वो फर्स्ट लाइन तो 6b पे आएगी, उसके बाद 4b का गैप होगा हर एक लाइन में। सो दिस गैप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब इसकी जब रमन इफेक्ट खोजा गया तो इसकी थ्योरी क्या दी गई, इसको क्लासिकली एक्सप्लेन किया गया था पहले। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लासिकल थ्योरी फॉर व्हाट? क्लासिकल थ्योरी फॉर चेंज इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट व्हेन इट स्कैटर्स फ्रॉम एन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। उसमें क्या बताया गया कि जब हम फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हैं किसी भी, ये हमारे पास सैंपल है, ये फोटोन है। फोटोन क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब इस सैंपल में एटम्स है, एटम्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएंगे, वो पोलराइज्ड हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो साइनोसॉइडल
वे साइन फंक्शन के रूप में वेरी करता है। तो ये पोलराइजेशन भी वेरी करेगा, यानी कि पोलराइजेशन विल ओसिलेट। तो इसमें क्या बोला गया कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, रमन इफेक्ट arises due to variation or oscillation of polarizability of molecules। अब कोई डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू अल्फा ई वेक्टर। यहाँ पे जो अल्फा होता है वो पोलराइजेबिलिटी होता है, तो अल्फा ओसिलेट करेगी, यानी कि अल्फा नोट प्लस अल्फा वन साइन ओमेगा प्राइम टी। अब जो इंसिडेंट फोटोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको भी हम साइनोसॉइडल फॉर्म में लिख सकते हैं। सो पी इज इक्वल टू अल्फा ई वेक्टर, अल्फा और ई वेक्टर की जब वैल्यू लिखेंगे तो अल्फा नोट ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा वन ई नोट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा प्राइम टी। जब इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा नोट ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा वन ई नोट डिवाइड बाई टू कोस ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम प्लस कोस ओमेगा प्लस ओमेगा प्राइम। यानी कि हमें तीन फ्रीक्वेंसी मिल रही है। एक तो सेम जो रेले लाइन को एक्सप्लेन करती है, एक में डिक्रीज हो गई जो स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इंक्रीज हो गई जो एंटी स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सो इस तरीके का एक्सप्लेनेशन दिया गया था। अब जो एक कॉन्सेप्ट आता है कि NMR एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। ए मॉलिक्यूल which has odd number of nucleons is called NMR active। और एक नोमेनक्लेचर भी आता है, नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, यानी कि डेल्टा जे अगर जीरो है तो ये क्यू ब्रांच होगी, डेल्टा जे वन है तो ये आर होगा, डेल्टा जे अगर टू है तो एस ब्रांच होगी, डेल्टा जे माइनस वन है तो ये पी ब्रांच होगी, डेल्टा जे माइनस टू है तो ये ओ ब्रांच होगी। एक जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में है, एक फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट के डिवाइड बाई म्यू, क्योंकि ये गेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स है अगर वो रोटेट कर रहे हैं या फिर ओसिलेशन उनमें हो रहा है तो उनका हम रिड्यूस्ड मास निकाल सकते हैं। उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको हम स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं, यानी कि सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन इसका कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना आ सकता है, अगर ये दिया हुआ हो ये दिया हुआ हो तो फ्रीक्वेंसी निकालनी भी आ सकती है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे, कि अगर आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल टॉप। फॉर एग्जांपल स्फीयर, क्योंकि स्फीयर का किसी भी डायमीटर
एक्स वाई जेड के एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सेम होता है। और अगर दो सेम हो लेकिन थर्ड सेम ना हो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल टॉप। इसका एग्जांपल है सिलेंडर। और अगर तीनों ही सेम ना हो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक टॉप। इसका एग्जांपल हो गया रेक्टेंगल। नाउ आवर फाइनल टॉपिक इज लेज़र। लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें जो वर्ड आ रहा है स्टिम्युलेटेड एमिशन, इसका कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने दिया था, विच वी विल डिस्कस। और यही मेन इफेक्ट है इस लेज़र के प्रोडक्शन में। अब हम देखते हैं कि हाउ डज रेडिएशन एंड मैटर इंटरेक्ट। रेडिएशन एंड मैटर इंटरेक्शन। अगर कोई रेडिएशन किसी मैटर पे गिरती है तो ये तीन टाइप के इफेक्ट हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन, एब्जॉर्प्शन और स्टिम्युलेटेड एमिशन। यानी कि वो फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर एक्साइटेड स्टेट में जाके वापस डी एक्साइट होके एक फोटोन एमिट कर सकता है, या फिर स्टिम्युलेटेड एमिशन। ये हमने डिस्कस किया था कि आइंस्टाइन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई हायर स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है, फोटोन इसको डी एक्साइट भी कर देगा और खुद भी एब्जॉर्ब वगैरह कुछ नहीं होगा, तो दो फोटोन हमें प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से अगर ये दो आगे जाके किसी और को स्टिमुलेट करें तो इससे हमें चार फोटोन मिल जाएंगे। इस तरीके से ये चेन बनती जाती है। इसकी कोई वैसे एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं पेंडुलम के केस से। अगर पेंडुलम ओसिलेट कर रहा है, हम इसको बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर उस फोर्स और इसकी फ्रीक्वेंसी ये दोनों इन फेज है, तब ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देगा। लेकिन अगर 180 डिग्री फेज डिफरेंस है दोनों में तो वो घटा देगा। यानी कि उसी तरीके से फोटोन भी दोनों काम कर सकता है, या तो एब्जॉर्ब होके उसको एक्साइटेड स्टेट में भी ला सकता है या फिर उसको डी एक्साइट भी कर सकता है, ट्रिगर करना जिसको बोलते हैं। तो हम पहला देखते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। जैसे ये कोई दो लेवल है, एक में N1 एटम्स है, एक में N2 एटम्स है। तो N2 एटम्स जो है वो डी एक्साइट होंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन और एच न्यू फोटोन को एमिट करेंगे। तो इनकी जो रेट ऑफ चेंज होगी मूविंग टू ग्राउंड स्टेट, ये N2 में कितने एटम्स हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो आइंस्टाइन कोफिशिएंट आता है। ए इज़ आइंस्टाइन कोफिशिएंट। उसके बाद अगर हम इसको सोल्व करें तो N2 की वैल्यू आ जाएगी N2 नोट e टू पावर -80। इसको सिंपली
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ए है वो होता है एवरेज लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट, टी एवरेज इज इक्वल टू 1/a। इसको कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी फंक्शन का एवरेज हम लेते हैं एफ डी एक्स, मतलब अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो, और डी एक्स, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। तो इसी तरीके से हम टी एवरेज भी निकाल सकते हैं। टी का एवरेज निकाल लेते हैं, e⁻⁻at dt, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग, दिस विल गिव 1/a। अब अगर कोई स्टेट है, ये इसके अंदर जो एन नोट एटम्स हैं वो इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं और इसमें भी जा सकते हैं, और इनका जो लाइफ टाइम है मूविंग इन अलग अलग स्टेट्स में जाने के लिए वो टो 1, टो 2 और टो 3 है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? dN/dt इज इक्वल टू -a1 n नोट माइनस a2 n नोट, यानी कि अगर टो 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है होगा उसको a1, इसके लिए a2 और इसके लिए a3 मान लेते हैं। तो a2n2 माइनस a3n3 n नोट, ये एन नोट को अगर कॉमन ले लें तो -a1 + a2 + a3, यानी कि नेट आइंस्टाइन कोएफिशिएंट इनका सम आ जाएगा। तो जो नेट एवरेज लाइफ टाइम वो क्या आएगा? ए नेट को हम 1/एवरेज लाइफ टाइम डिवाइड बाई 1/टो 1 + 1/टो 2 + 1/टो 3। इन दिस वे we can calculate the average lifetime for such a case in which a one atom in one state can decay to many states having different lifetime for each state। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो एब्जॉर्प्शन का आता है, यानी कि रेडिएशन किसी मैटर पे गिरी और उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो अगर इसमें n1 है, इस पर हम रेडिएशन कोई डाल रहे हैं जिसकी डेंसिटी u है, तो ये एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चले जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, रेट ऑफ ट्रांजिशन होगा n1 u, dN1/dt की वैल्यू आ जाएगी -b12 n1 u। दिस इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और दूसरा आता है स्टिमुलेटेड एमिशन। ये भी इंसिडेंट जो एनर्जी है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। दिस विल बी dN2/dt, यानी कि 2 लेवल है, इसमें n2 है, ये कोई रेडिएशन आई जिसकी डेंसिटी u थी, इसने इसको ट्रिगर करके डाउन स्टेट में पहुंचा दिया, तो -b21 n2 u। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा? रेट ऑफ अप ट्रांजिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डाउन। सो एट इक्विलिब्रियम आर अप विल बी आर डाउन। आर अप कौन सा है? एब्जॉर्प्शन वाला। और आर डाउन कौन सा है? स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो b12 u n1 इज इक्वल टू a n2 + b21 u n2। अब u को अगर कॉमन लें तो a n2 डिवाइड बाई b12 n1 - b21
N2. Solving this will give U nu is equal to A divided by B12 N1 divided by N2 minus B21 divided by B12. अब इसको प्लांक्स फॉर्मूला से रिलेट करेंगे। U nu इज इक्वल टू 8 पाई H न्यू क्यूब ओवर C क्यूब 1 ओवर E2 पावर H न्यू ओवर KT माइनस 1। ये जो N1 डिवाइड बाई N2 है, इसकी वैल्यू E2 पावर H न्यू डिवाइड बाई KT होता है। और होता कैसे है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि पॉपुलेशन होता है E2 पावर माइनस एनर्जी इन दैट स्टेट डिवाइड बाई KT। तो इनकी अलग अलग एनर्जी N1 डिवाइड बाई N2 करेंगे। इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। तो N1 डिवाइड बाई N2 की वैल्यू आ जाएगी E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1 डिवाइड बाई KT एक्सपोनेंशियल, और E2 माइनस E1 कोई भी उसको H न्यू लिख सकते हैं। अगर हम ये चीज़ इस फॉर्मूला में रिप्लेस करें तो A डिवाइड बाई B12 इज इक्वल टू E2 पावर H न्यू डिवाइड बाई KT माइनस B21 डिवाइड बाई B12। So comparing 1 with 2 will give us some very important results. B12 is equal to B21 is equal to B, यानी कि इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जगह यहाँ पे 1 आएगा। और A डिवाइड बाई B12 और ये सेम ही है, इसलिए A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू 8 पाई H न्यू क्यूब ओवर C क्यूब। अब जो A है ये क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का यूज़ करके निकाला जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स भी इसकी वैल्यू नहीं दे सकती, लेकिन B कैन बी फाउंड यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। और ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट जो ये रिलेशन है, ये A और B को रिलेट कर देता है। तो B को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से A भी निकल जाएगा। उसके बाद लेज़र के लिए थोड़े जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। रिक्वायरमेंट्स होती है कि टोटल रेट ऑफ एमिशन शुड बी ग्रेटर देन टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि लेज़र को बनाने के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन ज़रूरी होता है, यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट में या एक मेटा स्टेबल स्टेट होनी चाहिए, उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होने चाहिए। अब जो 2 लेवल लेज़र है डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? बिकॉज पॉपुलेशन इन्वर्जन can't be achieved in 2 level system. अब हम देखें कि मिनिमम पावर रिक्वायर्ड। टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। मिनिमम पावर क्या होगी कि मोर देन हाफ जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में होने चाहिए।
तो पी मिनिमम इज इक्वल टू n/2 h nu, यानी कि हाफ को हमने इतनी एनर्जी दी है डिवाइड बाई टो स्पॉन्टेनियस। यानी कि अगर हम ये मेटास्टेबल स्टेट है, n एटम्स है जो ग्राउंड स्टेट में है, हमें इधर से स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू आने का लाइफ टाइम है टो SP। तो इस टाइम से पहले पहले हमें n/2 एटम्स को यहाँ पहुँचाना होगा जिससे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो सके। तो इस टाइम इंटरवल के अंदर हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, दैट इज़ पावर, एंड दिस विल बी दी मिनिमम पावर। अब लेज़र के लिए जो लेज़र बीम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि ये कोहेरेंट होती है, यानी कि ऑल वेव्स, इसके अंदर जितनी भी वेव होती है वो इन फेज होती है, कोहेरेंट होती है और इंटेंस होती है और ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक होती है। दूसरा, जो सबसे पहले जो वर्किंग लेज़र थी वो रूबी लेज़र थी, वो Al2O3 से बनती है, जिसमें कुछ एल्यूमिनियम को Cr3 पॉजिटिव से रिप्लेस किया जाता है, जो कि रेड कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जो क्रोमियम आयन है उसके लिए उसमें मेटास्टेबल स्टेट होती है। मेटास्टेबल स्टेट बेसिकली वो होती है जो अदर स्टेट की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होती है, यानी कि उसके अंदर एटम बाकी स्टेट एक्साइटेड स्टेट की तुलना में ज़्यादा टाइम तक स्टे कर सकते हैं। और जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वो CO2 लेज़र होती है, मतलब इसकी हाई इंटेंसिटी होती है जो मटेरियल्स को कट कर सकती है। और एक इम्पोर्टेंट लेज़र है जो हीलियम नियॉन लेज़र है, उसमें हीलियम को एक्साइट करते हैं क्योंकि उनका साइज छोटा होता है और वो फिर नियॉन के साथ कोलाइड करके उनको मेटास्टेबल स्टेट में पहुंचाते हैं, जिससे पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। और इसमें हीलियम और नियॉन का रेशो होता है 10:1। सो दिस इज़ all for this session. Thanks for watching.